हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। औद्योगिक संबंध और श्रम कानून ईपीएफओ के लेक्चर्स में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के लेक्चर देख रहे थे और ये सीरीज़ का हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले के 8 लेक्चर्स में हम ये 7 अधिनियम कवर कर चुके हैं। कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, व्यवसाय संघ अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, घातक दुर्घटना अधिनियम। ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। 1855 हमसे एक मिस्टेक हो गई थी शुरू के 8 लेक्चर्स में। हमने जो ये कवर किया है इसमें अधिनियम जो मेंशन किया था यहाँ 1961 मेंशन कर दिया था, जो कि गलत है। घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 में पारित किया गया था। ये बहुत छोटा सा एक्ट है और ज़्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कोई ख़ास, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा इसके लिए किसी तरह के न्यायालय या एपीलेट बॉडी का भी जिक्र नहीं किया गया है। इस अधिनियम के अंदर बहुत छोटा सा और वैग इसकी डेफिनेशन दी गई है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इससे अभी तक क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए हैं। तो फिर भी हमें कवर करना तो ज़रूरी ही है, तो इसलिए आज हम घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 कवर करेंगे। प्रारंभ में घातक दुर्घटनाओं के होने पर नियोजक के उत्तरदायी ना माने जाने के कारण उसके अधीन काम करते हुए मृत्यु हो जाने पर मृतक कर्मकार को कुछ भी पाने का अधिकार नहीं था। इस स्थिति में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के प्रयास करने की दिशा में इस अधिनियम को पारित करके मृतक पर निर्भर व्यक्तियों के हित में एक महान कार्य किया गया। इससे उन्हें बहुत कुछ राहत मिली तथा इस परंपरागत मान्यता का अंत हो गया कि मृत्यु के साथ ही मृतक के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि पहले ये ऐसा समझा जाता था कि जब तक कोई व्यक्ति किसी नियोजक के अंतर्गत काम कर रहा है उसके अधिकार तब तक ही सीमित हैं जब तक वो व्यक्ति जीवित है। अगर काम के दौरान या काम करने की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में नियोजक का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है और इसमें नियोजक का कोई उत्तरदायित्व नहीं है और उसे किसी तरह का भुगतान या प्रतिकर नहीं देना पड़ेगा, कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो इस अवस्था से निपटने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए तथा कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। ये एक छोटा सा अधिनियम है, इसमें कुल मिलाकर 5 धाराएं हैं। धारा 1 में इसके विस्तार के विषय में उल्लेख है। इसके पास हो जाने पर सभी मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा, जिसका कारण निम्नलिखित है। पहला है नियोजक का दोषपूर्ण कार्य, रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। दूसरा है त्रुटि, डिफॉल्ट या इसकी कमी। तीसरा असावधानी, जिसे नेग्लेक्शन कहते हैं, नेग्लेक्ट करना। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने हर एक अधिनियम को एक ही वीडियो लेक्चर में कवर किया है ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ज़्यादातर एक्ट में परिभाषाएं भी सेम हैं और एपीलेट बॉडी या उनकी ऑथोराइज्ड बॉडी जहां पर अपील की जाती है उन वादों से निपटने के लिए, दावों या वादों से, केसेस से निपटने के लिए जिन एपीलेट बॉडी में इन अधिनियम के अंतर्गत अपील की जाती है लेबर लॉज के, तो वो भी ज़्यादातर सेम ही है। तो इसलिए अगर हम 1, 2, 3 अधिनियम को एक ही लेक्चर में कवर करते तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। तो इसलिए हमने हर लेक्चर में एक ही अधिनियम को कवर किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये छोटा सा अधिनियम है, इसको भी सिर्फ एक ही लेक्चर में कवर किया है, इसके साथ किसी भी दूसरे अधिनियम को हमने इंक्लूड नहीं किया है। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार मृत्यु का कारण दुर्घटना और ऐसी दुर्घटना का कारण नियोजक का दोषपूर्ण कार्य, त्रुटि या असावधानी होना चाहिए। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार नियोजक तभी उत्तरदायी माना जाएगा किसी भी मृत्यु का या प्रतिकर देने का, अपने कर्मचारी को प्रतिकर देने का तभी उत्तरदायी माना जाएगा जब इस अधिनियम के अनुसार दुर्घटना जो हुई है, किसी कर्मचारी की जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना का कारण नियोजक का ही दोषपूर्ण कार्य, नियोजक की किसी कमी की वजह से या उसकी किसी दोषपूर्ण कार्य की वजह से या उसकी असावधानी, यानी कि उसने किसी तरह का ऐसा मैनेजमेंट नहीं किया था कि जैसे मशीनों के आसपास घेराबंदी या बाड़ इत्यादि नहीं लगाई थी जिससे कि कर्मचारियों की सुरक्षा हो सके। तो ये इस तरह के जो कार्य हैं वो नियोजक के उत्तरदायी माने जाएंगे, उसमें नियोजक ही उत्तरदायी माना जाएगा तथा प्रतिकर नियोजक को ही भुगतान करना पड़ेगा। यदि तथ्यों के आधार पर यह बात प्रकाश में आती है कि दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु का मुख्य कारण नियोजक का दोष है, तो उसके लिए नियोजक उत्तरदायी माना जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया।
अब आगे, अधिनियम का उद्देश्य इसकी भूमिका से मिलता है। उन कर्मकारों को लाभान्वित करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य उन कर्मकारों को लाभान्वित करना है जिन्हें क्षतिपूर्ति पाने का पहले अधिकार नहीं था। मृत्यु के समय मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे मृतक की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करें। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके प्रतिकर का दावा उसके उत्तराधिकारी ही कर सकते हैं, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी, जैसे कि उसका पति या पत्नी या माता पिता या उसके बच्चे। लेकिन भाई बहन इसमें शामिल नहीं है, इसमें भाई बहन को शामिल नहीं किया गया है। दावेदार वही व्यक्ति हो सकते हैं जो मृतक से संबंधित हैं तथा उसकी मजदूरी पर ही आश्रित है। आश्रित होने का साक्ष्य भार ऐसे लोगों पर ही होता है, यानी कि जो उत्तराधिकारी हैं, इस अधिनियम के अनुसार जो उत्तराधिकारी हैं होंगे, उन्हें यह प्रूफ करना होगा, यह साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा न्यायालय के सामने कि वही मृतक के उत्तराधिकारी हैं तथा वो दावे प्रतिकर के हकदार हैं। यानी कि जो प्रतिकर दिया जाएगा उसको पाने के अधिकारी और दावेदार यही उत्तराधिकारी हैं। ये प्रूफ करने का साक्ष्य भार भी इन्हीं उत्तराधिकारियों पर ही डाला जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अधिनियम का घातक दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किए जाने की परिसीमा 2 वर्ष निर्धारित है। यानी कि जो दुर्घटना हुई है उसके दुर्घटना होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर ही दावे को प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर दावा 2 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया जाता है दुर्घटना की तिथि से, तो उस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए 2 वर्ष के अंदर दावा प्रस्तुत करना कंपलसरी है। क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी तथा उसका आधार, बेनिफिशरीज एंड ग्राउंड्स ऑफ डैमेजेस। क्षतिपूर्ति के संबंध में धारा 1A से धारा 4 तक प्रावधान किया गया है। क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी व्यक्ति। अधिनियम के प्रावधान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी मृतक से संबंधित और उसकी आजीविका के लिए कमाई पर निर्भर व्यक्ति ही होते हैं। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार मृतक से संबंधित ऐसे लोग जो उसकी कमाई पर निर्भर हैं, लेकिन इसमें भाई बहन शामिल नहीं है, उसके माता पिता हों या उसके नाबालिग बच्चे हों या उसकी पति या पत्नी, यही लोग उसके उत्तराधिकारियों में या आजीविका पर निर्भर व्यक्ति माने जाते हैं। और क्षतिपूर्ति की कसौटी का संबंध तथा निर्भरता है। क्षतिपूर्ति की जो कसौटी है उसका लेना देना जो है संबंध से है और निर्भरता से है। यानी कि जो क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जो भी तरह का कंपनसेशन दिया जाएगा, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उसमें अधिनियम के अनुसार यह बताया गया है कि अगर किसी की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उसको इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि वो वयस्क है और वो अपना जीवन यापन स्वयं कर सकता है। इस आधार पर उसे इस अधिनियम से हटाया नहीं जा सकता, यानी कि उसको उत्तराधिकारी मानने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या स्त्री या पुरुष अगर उसकी कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में अगर उसके बच्चे युवा भी हैं, यानी कि 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले भी हैं, तो भी वो प्रतिकर पाने के उत्तराधिकारी होंगे। इसमें क्षतिपूर्ति पाने वाले की उम्र से कोई संबंध नहीं है। न्यायालय को निर्भरता की अलग अलग प्राप्तकर्ताओं के बीच प्रभाजित करने की शक्ति है। न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति के हक के अनुसार पृथक निर्णय करेगा और सामान्य रूप से संयुक्त हित में उनका वर्णन नहीं किया जाएगा। अब घातक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई हानि की वसूली के लिए धारा 1A में वर्णित मृतक के आश्रित ही नुकसान की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकते हैं। यानी कि जो किसी मृतक की मृत्यु पर जो नुकसान हुआ है उसके लिए कार्यवाही सिर्फ उसके आश्रित ही कर सकते हैं, जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, जो उस मृतक के डिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। क्षतिपूर्ति के अधिकारियों में निम्नलिखित व्यक्तियों का नाम उल्लेख किया गया है। यानी कि ये जो इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन कौन लोग इसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं या कौन लोग क्षतिपूर्ति के दावेदार होंगे। पहला है मृतक की पत्नी। अगर मृतक पुरुष है तो उसकी पत्नी की अवस्था विचारणीय नहीं होती है। यहाँ विचारणीय से तात्पर्य यह है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का वैवाहिक संबंध है, मृत्यु से पहले वैवाहिक संबंध है, तो उसके लिए किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी कि कोई स्त्री उसकी पत्नी है या नहीं। अगर उसने पत्नी
कोई स्त्री पत्नी होने का दावा करती है तो उसके इस आधार पर जांच नहीं की जाएगी कि वो पत्नी है या नहीं। डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको उसकी पत्नी मान लिया जाएगा और वो क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारी होगी। यानी कि मृत्यु के समय व्यक्ति का वैवाहिक संबंध रहा है तो इतना ही पर्याप्त होगा, यानी कि यही काफी होगा कि उसका वैवाहिक संबंध रहा है, मैरिटल स्टेटस उसका मैरिड है। दूसरा, पति, यदि पत्नी की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार उसके पति को मिल जाता है। यहां भी सेम कंडीशन अप्लाई की जाएगी। फिर है माता पिता। मृतक के माता पिता क्षतिपूर्ति पाने के अधिकार रखते हैं। आजीविका का साधन होने पर भी मृतक के संबंध के नाते आश्रित और क्षतिपूर्ति का अधिकारी उन्हें माना जाता है। फिर है बच्चे। मृतक के बच्चे भी यदि जीवित हैं तो क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। चूंकि अवयस्क बच्चे माता पिता पर निर्भर होते हैं, इसलिए माता पिता की मृत्यु होने पर वैधानिक रूप से उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाना उचित होगा, लेकिन 18 वर्ष की आयु ही क्षतिपूर्ति पाने की शर्त नहीं है। इसमें भी यही बताया गया है कि उम्र का, आयु का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम या अधिक भी है तो उसको इस आधार पर न्यायालय द्वारा मना नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति वयस्क है और ये अपना जीवन यापन स्वयं कर सकता है। इस आधार पर उसको प्रतिकर देने से मना नहीं किया जा सकता। आगे है वाद प्रस्तुत करने में सक्षम व्यक्ति। किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति पाने का प्रश्न उठता है तो वाद प्रस्तुत करने में निम्नलिखित व्यक्ति ही सक्षम होंगे। पहला है निष्पादक, एग्जीक्यूटर। दूसरा है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। तीसरा है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि वैधानिक प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें मात्र संबंध के आधार पर ही क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार होता है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो केवल वैधानिक संबंधों के आधार पर ही क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अगर अवयस्क बच्चे हैं जो स्वयं दावा नहीं कर सकते तो इस कंडीशन में प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव उसकी ओर से दावा कर सकते हैं। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव केवल वैधानिक कंडीशन में, उत्तर जो वैधानिक प्रतिनिधि हैं उनकी ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, इसका दावा कर सकते हैं। कंपनसेशन। वैधानिक प्रतिनिधियों में उत्तराधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। उत्तराधिकारियों के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वे सभी अलग अलग क्षतिपूर्ति का दावा करें। उनका दावा या वाद संयुक्त वाद भी हो सकता है, जैसे कि उसके माता पिता, उसकी पति या पत्नी या उसके बच्चे सब एक ही वाद में, एक ही केस में अपना मामला दर्ज करा सकते हैं तथा उसके मृत्यु के कंपनसेशन का दावा कर सकते हैं एक साथ। उनको किसी तरह से अलग अलग अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब निष्पादक या प्रशासक जो प्रतिनिधियों से भिन्न होते हैं, ये भी प्रतिकर के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ये प्रतिनिधियों से भिन्न होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके 2 अवयस्क बच्चे हैं और व्यक्ति की पत्नी पहले ही मर चुकी है, तब इस स्थिति में उन अवयस्क बच्चों की ओर से वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि निष्पादक, एग्जीक्यूटर और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एग्जीक्यूटर जो और एडमिनिस्ट्रेटर, ये किसी अवयस्क बच्चे की ओर से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है कालावधि। घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अंतर्गत किसी दुर्घटना के घटित होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे है वादकरण सिद्ध करने का साक्ष्य भार। इस बात को पूर्णतः सिद्ध करने का भार दावेदारों पर ही हो रहता है कि अपघात या दुर्घटना का कारण नियोजक का दोष है। यानी कि एम्प्लॉयर को ही प्रूफ करना है इसमें कि नियोजक का दोष, एम्प्लॉय को ही प्रूफ करना होता है। यानी कि एम्प्लॉय के जो उत्तराधिकारी हैं, डिसेंडेंट हैं या उसके डिपेंडेंट जो आश्रित हैं, उन्हीं को ये प्रूफ करना होगा कि इसमें नियोजक का, एम्प्लॉयर का दोष है। मृत्यु में, कर्मकार की मृत्यु होने पर एम्प्लॉयर का ही दोष है। ये प्रूफ करने का जो भार होगा वो एम्प्लॉय के उत्तराधिकारियों पर, डिसेंडेंट पर या डिपेंडेंट पर ही निर्भर करेगा और उन्हें इन कंडीशन में से किसी एक को सेटिस्फाई करना होगा। पहली है दुर्घटना कार्य अवधि में हुई है या कार्य स्थल पर ही हुई है। अगर दुर्घटना उसकी इंडस्ट्री के अंदर हुई है या कार्य अवधि में उसकी दौरान हुई है, उसके काम के दौरान। दूसरा, दुर्घटना के कारण ही नियोजित की मृत्यु हुई है। यानी कि किसी ऐसी कोई इवेंट जिसके कारण ही उसकी मृत्यु हुई है जो काम से रिलेटेड हो। दुर्घटना का कारण मुख्य नियोजक की जानबूझकर की गई असावधानी या कार्य या त्रुटि है। केवल मौखिक रूप से यह कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा कि नियोजक की भूल से ही दुर्घटना हुई है। यानी कि सिर्फ मौखिक ओरली ये नहीं कहा जा सकता न्यायालय के अंदर कि एम्प्लॉयर की ही गलती है, उसको प्रूफ करना होगा।
फिर है दावेदार को सिद्ध करना होगा कि दुर्घटना होने में उसका किसी भी प्रकार से कोई दोष या योगदान नहीं था। जो उत्तराधिकारी हैं, जो डिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, उनको यह भी प्रूफ करना होगा साथ साथ कि इस दुर्घटना में उनके डिपेंडेंट का या डिसेंडेंट्स का किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये छोटा सा अधिनियम है। इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम हमारे जो बाकी हैं रह गए हैं उनको अधिनियम उनको कवर करेंगे। अगला लेक्चर हमारा प्रसुविधा अधिनियम 1961 पर आधारित होगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।